बात करें बच्चे तो प्रोटीन हमारी ये जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल सेल्स हैं जो आपके एंटेरोसाइट्स हैं, फाइनल तो उसको आपने अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, अमीनो एसिड तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो ही रहा है। डाइपेप्टाइड्स होते हैं, डाइपेप्टाइड जो आपके वो भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंटेरोसाइट के द्वारा। तो एक ये आप थोड़ा अलग से याद रख लेना, भाई पूछ दिया जाए आपसे तो ये प्रोटीन केस में क्या है, अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ये डाइपेप्टाइड्स भी एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं और यहाँ पर जाकर फिर इसको तोड़ दिया जा रहा है अमीनो एसिड में और फिर उसको ब्लड में डाल दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं बच्चे एसिमिलेशन के बारे में। तो एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के वेसल्स के थ्रू वो फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सारी चीजें हमारी बॉडी की एक एक टिश्यू तक पहुंचाई जा रही है और फिर वो जो टिश्यू है उस एब्जॉर्ब सब्सटेंस को यूटिलाइज करेंगे अपने कामों के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, कि जो एब्जॉर्ब फूड है उसको सेल के द्वारा, टिश्यू के द्वारा यूटिलाइज हो जाना, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो अगर हम बात करें ग्लूकोज का क्या हो रहा है हमारे सेल के अंदर जाने के बाद, ग्लूकोज से या तो उसको डायरेक्ट उसको तोड़कर एनर्जी बना रहे हैं वो लोग, या फिर उस ग्लूकोज को स्टोर कर लेंगे ग्लाइकोजन की फॉर्म में। फैट की बात करें तो फैट को स्टोर किया जाए रिजर्व फूड की फॉर्म में एडिपोज सेल्स के अंदर हमारे। अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड जो है बच्चे हमारी बॉडी में कभी स्टोर नहीं होता है, अमीनो एसिड एज इट इज हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाता है, तो सर इसका डीएमाइनेशन किया जा रहा है। ठीक है, डीएमाइनेशन पूछा जाए कि अमीनो एसिड को बॉडी कैसे हैंडल करे, तो बोलते हैं डीएमाइनेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है सर, इस अमीनो एसिड से हम लोग ग्लूकोज बना ले रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाया जा रहा है वो सेल के अंदर हमारे, या फिर इसको तोड़ दिया जा रहा है अमाइन की फॉर्म में, तोड़कर इसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया गया हमारे अमीनो एसिड को, दैट इज कॉल्ड डीएमाइनेशन, है। तो ये सारी चीजें बच्चे कैसे आप अमीनो एसिड को हैंडल कर रहे हैं, कैसे फैट को हैंडल किया जा रहा है, कैसे ग्लूकोज को हैंडल किया जा रहा है। तो बच्चे हमने डाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, और हमें पता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही फाइनली डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है फूड का हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक, अब जो अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बचा हुआ है, उस अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है। किसके थ्रू, इलियम के थ्रू। पता है हमें इलियम किसके अंदर एंटर करता है, सीकम के अंदर, फर्स्ट पार्ट बोलते हैं सीकम। तो इलियम जो है ये सीकम के अंदर यहाँ पर खुल रही है, जाकर ड्रेन कर देंगे सारा जो भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल है, उसको सीकम के अंदर डाल दिया हम लोगों ने। उसके बाद सर ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, इस अनडाइजेस्टेड मटेरियल के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है उस पे हमारे कोलोन के अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई यहाँ पर पाए जाते हैं बच्चे। वो ई कोलाई क्या करेंगे, इस कोलोन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पड़ा हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, ये बैक्टीरिया उस पर फीड करेंगे और फीड करके क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ वाइटमिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि विटामिन के हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन B1 हो गया, ये सब कुछ विटामिन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके कोलोन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इनको प्रोड्यूस किया गया और ये हमारे इंटेस्टाइनल जो सेल्स हैं, म्यूकोजल सेल्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी हमारा हो गया कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये जो ई कोलाई है, ई कोलाई क्या कर रही है, यहाँ पर कुछ हमें विटामिन्स प्रोड्यूस करके दे रही है। कहाँ से, किस पे फीड करके, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पे फीड करके। और जब ये आगे की तरफ जब फूड बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है सर, इस अनडाइजेस्टेड फूड का क्या हो रहा है सर, यहाँ पर तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल सेल्स हैं बच्चे, ये म्यूकस सीक्रेट कर रही है, ये म्यूकस भी सीक्रेट कर रही है। और ये म्यूकस क्या करेगा सर, ये म्यूकस इन अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है इनके साथ मिक्स होकर इनको लुब्रिकेट कर रहा है, जिसके इनका आगे जो पासेज है वो और इजी हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आगे चीजें चल रही हैं। और ये जो आपका फीकल मैटर आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसी के अंदर और क्या सीक्रेट किया जा रहा है, हमारी ये जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, ये हमारे ब्लड से कुछ कैल्शियम, कुछ आयरन, वो भी एब्जॉर्ब करके यहाँ पर सीक्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैल्शियम आयरन, ठीक है, इनको भी यहाँ पर सीक्रेट किया जा रहा है, डायरेक्टली फीकल मैटर के अंदर सीक्रेट कर दिया जा रहा है। किसके द्वारा, हमारी म्यूकोजल सेल के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा फीकल मैटर। ठीक है, कलेक्ट करते हुए सारी चीजों को आगे बढ़ता हुआ ये चला गया। और मैंने एक चीज तो पहले बता दी आपसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के में जो फूड, अनडाइजेस्टेड फूड आपके जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ड्रेन किया जा रहा है, तो इससे यहाँ पर कोलोन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो भी एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, बताया था मैंने। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कोलोन के बाद जिजोनम के बाद सबसे ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब कहाँ पर हो रहा है, तो बोल देना कोलोन के अंदर हो रहा है, पहले डिस्कस कर लिया हम लोगों ने।
तो इस तरीके से ये फीकल मैटर जो है आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और इस फीकल मैटर को आगे जाकर कहाँ पर रेक्टम के अंदर स्टोर कर लिया गया। फीकल मैटर को रेक्टम के अंदर स्टोर कर लिया और जब ये रेक्टम के अंदर फीकल मैटर का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर डिफिकेशन रिफ्लेक्स जनरेट होगा बच्चे। यहाँ पर डिफिकेशन रिफ्लेक्स जनरेट होगा। कैसे डिफिकेशन रिफ्लेक्स जनरेट हो रहा है? हमारे जो रेक्टम की जो वॉल है, यहाँ की जो नर्व होंगी बच्चे, इनकी जब स्ट्रेचिंग होगी तो वो जाकर फिर इन्फॉर्मेशन देंगे ब्रेन को, ठीक है। तो ब्रेन से फिर सिग्नल आएगा, वो सिग्नल आकर क्या करेगा, इन हमारी जो पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, इसके अंदर पेरिस्टालसिस और इंक्रीज कर देगा, है ना। यहाँ की पेरिस्टालसिस जो है, यहाँ की जो मूवमेंट है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। पेरिस्टालसिस यहाँ पर इंक्रीज कर देगी। पेरिस्टालसिस इंक्रीज करने के साथ साथ और क्या किया जाएगा, तो आपके देखिए यहाँ पर जो एनल ओपनिंग है, एनल ओपनिंग पर स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं बच्चे। देखिए स्फिंक्टर है, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। आपका जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये इनवॉल्यूंटरी होता है। इस इंटरनल स्फिंक्टर क्या है, ये इनवॉल्यूंटरी है, और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या होता है, ये वॉल्यूंटरी होता है। तो कितना आसान सी बात होगी सर, ये वॉल्यूंटरी है, ठीक है। तो क्या होगा सर, जैसे ही यहाँ पर रिफ्लेक्स जनरेट होगा, इंटरनल स्फिंक्टर तो इनवॉल्यूंटरी वो अपने आप खुल जाएगा, लेकिन हमारा डिफिकेशन कब होगा, ये हमारा फीकल मैटर पास आउट कब होगा, जब तक ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स ना हो। और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर कैसा है, वॉल्यूंटरी है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो डिफिकेशन है ये वॉल्यूंटरी प्रोसेस है, क्योंकि डिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, ये फीकल मैटर को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करना, इसी बोलते हैं ना डेफिकेशन। और वो बाहर कब जाएगा, जब तक ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर ना खुले। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जब तक आपका रिलैक्स नहीं होगा तब तक चीजें बाहर नहीं आएंगी। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉल्यूंटरी है, इसीलिए हम बोलते हैं डेफिकेशन जो है ये वॉल्यूंटरी प्रोसेस है। और किस तरह से हो रहा है, थ्रू मास पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ क्या होगा सर, ये पूरा रेक्टम के अंदर जो इसको फीकल मैटर है इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। मास पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जा रहा है। और वो कब निकलेगा, जब एक्सटर्नल स्फिंक्टर आपका रिलैक्स होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, और ये कब रिलैक्स होगा बच्चे, जब ये हमारी रेक्टम की जो वॉल पे स्ट्रेचिंग होगी, तो यहाँ पर सिग्नल जाएगा ब्रेन को, सेंसरी सिग्नल जाएगा, तो यहाँ से मोटर सिग्नल ब्रेन हमारा भेजेगा, और उस मोटर सिग्नल से क्या होगा सर, यहाँ पर पेरिस्टालसिस बढ़ा दी गई, उसके साथ साथ ये स्फिंक्टर को रिलैक्स कर दिया गया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर दिया गया। और फाइनली यहाँ पर देखो पेरिस्टालसिस बढ़ गई, स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया और ये फीकल मैटर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफिकेशन जो होता है इट इज अ वॉलंटरी प्रोसेस इन ह्यूमन एंड इट अकर्स बाय मास पेरिस्टालसिस, ठीक है। मास पेरिस्टालसिस हो रहा है, इट इज अ वॉलंटरी प्रोसेस। तो ये हमने पूरा डेफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात आती है जो फीकल मैटर है बच्चे, फीकल मैटर के बारे में बोला जाता है। आपसे बताओ कि फीकल मैटर का जो कलर है वो किसकी वजह से होता है, येलो कलर, ड्यू टू द स्टर्कोबिलिन। इसकी वजह से, स्टर्कोबिलिन की वजह से कलर आ रहा है। स्टर्कोबिलिन कैसे बनता है, तो जो बिलीरुबिन है बच्चे, बिलीरुबिन के ही डिग्रेडेशन प्रोडक्ट से बन रहा है, ठीक है। ये बिलीरुबिन का ही डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है, बिलीरुबिन के ही टूटने से आपका स्टर्कोबिलिन बनता है, ठीक है। पूछा जाए आपसे कि जो फॉल स्मेल होती है, फॉल स्मेल जो है फीकल मैटर की वो क्यों है, तो फॉल स्मेल होती है ड्यू टू द स्केटॉल, इंडोल, H2S, इन सब की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई आपकी, इनकी वजह से फॉल स्मेलिंग हो रही है फीकल मैटर की, ठीक है। और इस कलर किसकी वजह से, ड्यू टू स्टर्कोबिलिन। कैसे बना है, इट इज अ डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ बिलीरुबिन, ठीक है। अगर अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एक्टिविटी के बारे में बात करें, इनकी पेरिस्टालसिस का बढ़ना, कम होना, इनकी मोटिलिटी की बात करें, हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है इनके सिक्रेशंस की बात करें, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हमारे बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने पहले आपको माइंडरी रिफ्लेक्सेस, विजिलेंस रिफ्लेक्सेस, इन सब चीजों के बारे में पहले डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से न्यूरॉन्स हमारे गैस्ट्रिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं अगर हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की जब बात करोगे तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को बढ़ा देगा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा देगा, मतलब कि स्टिमुलेटरी एक्शन है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ा देगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहे हैं, वो सप्रेस कर रहे हैं हमारी गैस्ट्रिक एक्टिविटी को, हमारी मोटिलिटी को, सलाइवा के सिक्रेशन को, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को, इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन को, सबको वो सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग अलग अलग जगह पर पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमें मेनली डिस्कस करना है वो है हार्मोनल कंट्रोल के बारे में। यहाँ हमें बात करनी है कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। एक एक करके बच्चे इंडिविजुअली हर एक हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए बच्चे आप डिस्कस कर लेते हैं अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलीज होने वाले अलग अलग हार्मोन्स के बारे में। तो कौन रिलीज कर रहा है इन हार्मोन्स को, तो मैंने पहले आपको जो एंडोक्राइन सेल्स थी हमारे स्टमक के अंदर ही बताया था, इंटेस्टाइन के अंदर ही बताया था।
तो ये आपकी गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर जो एंडोक्राइन सेल्स हैं वही क्या कर रही है, आपकी हार्मोन्स को रिलीज कर रही है। हमें मेनली बस ये याद रखना है कि कौन सा हार्मोन क्या काम कर रहा है, बस इतना आपसे पूछा जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिन की बात करें तो गैस्ट्रिन जो हार्मोन है इसका काम होता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देना, ठीक है। एंटेरोगेस्ट्रोन ये हार्मोन है आपका, इसका काम है आपकी गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को डिक्रीज कर देना, ठीक है। तो देखो ये एंटागोनिस्ट काम करे एक दूसरे के, एक बढ़ा रहा है दूसरा काम कर रहा है। नेक्स्ट इसी तरह का हमारा हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, सीसी के हार्मोन बोल रहे हैं। इसका काम क्या है, ये हमारे गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करा के बाइल का जो सिक्रीशन है वो बढ़ा रहा है, ठीक है। इट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर एंड इंक्रीजेस द बाइल एंड इंक्रीजेस द पैनक्रियाटिक जूस, है ना, पैनक्रियाटिक जूस भी इंक्रीज करा रहा है। नेक्स्ट है बच्चे सेक्रेटिन। सेक्रेटिन जो है बच्चे ये सबसे पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है, सबसे पहले ये सेक्रेटिन डिस्कवर किया गया था। काम क्या है इसका, तो इट इंक्रीजेस द पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है, लेकिन किस पार्ट को, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट, मतलब कि म्यूकस है ना, जो म्यूकस है, बाइकार्बोनेट है, इन सब का सिक्रीशन बढ़ा रहा है पैनक्रियास से, ना कि एंजाइम्स का, एंजाइम का नहीं बल्कि नॉन एंजाइमेटिक पार्ट, याद रखना है। और क्या कर रहा है सेक्रेटिन सर, ये लीवर से, लीवर के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। लीवर क्या सिक्रेट कर रहा है, बाइल, यानी बाइल के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को ये सप्रेस कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को, तो ये हमारे सेक्रेटिन का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियोजाइमिन। पैनक्रियोजाइमिन क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस द पैनक्रियाटिक जूस, है ना, ये पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। और कौन से पार्ट को, एंजाइमेटिक पार्ट को, मतलब कि आपके जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, पैनक्रियास के जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है उनका सिक्रीशन बढ़ाएगा ये, ठीक है। और उसके साथ साथ बाइल का भी सिक्रीशन बढ़ा रहा है, इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ बाइल। नेक्स्ट आपका डिओग्राइनिन। डिओग्राइनिन क्या कर रहा है बच्चे, ये ब्रूनर्स ग्लैंड के सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है। ब्रूनर्स ग्लैंड आपकी ड्यूडेनम में जो प्रेजेंट है, इसलिए आपके पता है डिओग्राइनिन ड्यूडेनम से, ठीक है, ये आपकी ब्रूनर्स ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। और हमारे जो इंटेस्टाइनल जूस है उनका सिक्रीशन बढ़ा रहा है, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट, बिल्कुल सही बात है सर। ब्रूनर ग्लैंड क्या कर रहा है, नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन कर रहा है, और ब्रूनर्स ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ाया जा रहा है, तो इंटेस्टाइनल जूस का नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ही तो बढ़ेगा, ठीक है। तो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस इंक्रीज कर रहा है। देखो मैं यहाँ पर आपसे जानबूझ के डिस्कस नहीं कर रहा कि ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा जाने वाला है। हमसे यही पूछा जाएगा कि क्या हार्मोन का नाम है और उस हार्मोन का काम क्या है, इतना आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ज्यादा हमें पाइलअप करने की जरूरत नहीं है मैडम। नेक्स्ट हम बात करें एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोक्राइनिन जो हार्मोन है इसका क्या काम है बच्चे, ये क्रिप्स ऑफ लिवर बोन जो है उनका सिक्रीशन बढ़ा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन बढ़ गया और एंजाइमेटिक पार्ट बढ़ाएगा, ठीक है। एंटेरोक्राइनिन हमारा एंजाइमेटिक पार्ट बढ़ा रहा है, बिल्कुल सही सर। एंटेरोसाइट, एंटेरोक्राइनिन मतलब मेन सेल है तो मेन काम करेंगे, मतलब एंजाइमेटिक पार्ट बढ़ा रही है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इन सब चीजों को। नेक्स्ट आपका गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या कर रहा है, ये हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, उन सबको सप्रेस कर दे रहा है, इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखिए कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल ट्रैक्ट में सिक्रीट हो रहे हैं, कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, कौन से हार्मोन है और क्या काम कर रहे हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में, तो सबसे पहला डिसऑर्डर है हमारे जॉन्डिस। जॉन्डिस इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ लीवर, इसमें लीवर की दिक्कत होती है। क्या हो रहा है, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। हमारा जो लीवर है बच्चे, लीवर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन चल रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कंजुगेशन, ठीक है। कंजुगेशन, कंजुगेशन का मतलब क्या है, तो हमें पता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से हम बिलिरुबिन बना रहे हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये जो बिलिरुबिन बना है यहाँ पर हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से, ये जो बिलिरुबिन होते हैं ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट वाटर सोल्यूबल, इनको बोलते हैं अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। और ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जब हमारी लीवर से पास हो रहे हैं तो हमारी लीवर की जो हेपेटोसाइट है, हमारी सेल्स जो हैं, ये इस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। इनको ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर रही है, और ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो अब ये वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं, वाटर सोल्यूबल हो गए, अब आराम से बॉडी के बाहर एक्सक्रीट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंजुगेशन का काम है कहाँ चल रहा है, हमारे लीवर के अंदर चल रहा है। हमारे जॉन्डिस भी कई तरह के होते हैं बच्चे, कुछ जॉन्डिस में क्या है आपकी लीवर की सेल डैमेज हो जाती है, कुछ जॉन्डिस में इतना ज्यादा बिलिरुबिन बन रहा है कि वो हमारी लीवर की सेल उतना कंजुगेट नहीं कर पा रही, लीवर सही है लेकिन उतना काम नहीं कर पा रहा है, कंजुगेशन नहीं कर पा रहा है। इतनी सारी चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि इस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन बना दिया हम लोगों ने, इसको बोल दिया हम लोगों ने कंजुगेशन करा दिया यहाँ पर।
और एक कंजुगेशन हमारे लीवर के अंदर हो रहा है, और जब लीवर हमारा कोई डैमेज हो गया, लीवर की सेल जब डैमेज हो जा रही है तो फिर कंजुगेशन नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का अमाउंट हमारे बॉडी में बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ता चला जा रहा है तो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज डिपोजिशन ऑफ द बिलिरुबिन, बाइल पिगमेंट जो इसका डिपोजिशन हो जा रहा है कहाँ पर, हमारे स्किन में, आईज में, है ना। तो येलो कलर हो जाते हैं ना हमारे जो आई है, आई में हमारी जो ये कंजक्टाइवा है वो येलो कलर हो जा रही है बच्चे, है ना। स्किन जो है वो येलो कलर हो गई, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जाके अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है आपके स्टोर हो रहे हैं। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्वेश्चन बोला जाता है कि जो जॉन्डिस के पेशेंट होते हैं, पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जॉन्डिस के जो पेशेंट होते हैं बच्चों, उनका अगर फीकल मैटर देखें तो व्हाइटिश ग्रे कलर का होता है, येलो कलर नहीं आ रहा बल्कि व्हाइटिश ग्रे कलर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों व्हाइटिश ग्रे कलर का या उनका फीकल मैटर हो रहा है, क्योंकि सर ये जो येलो कलर है वो हो रहा है ड्यू टू स्टर्कोबिलिन, ठीक है। स्टर्कोबिलिन रेस्पॉन्सिबल है येलो कलर के लिए, और स्टर्कोबिलिन कैसे बन रहा है, बिलिरुबिन से बन रहा है, और जो बिलिरुबिन ही कंजुगेट नहीं हो पा रहा है तो स्टर्कोबिलिन ना बनने की वजह से, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टर्कोबिलिन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टर्कोबिलिन वो जो फीकल मैटर है व्हाइटिश ग्रे हो रहा है। ये एक पॉइंट है डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं वैसे डायरिया के बारे में। डायरिया का मतलब क्या होता है, लूज मोशन। लूज मोशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू एनी रीजन, वैरायटीज ऑफ रीजन है, तो ड्यू टू एनी रीजन क्या हुआ, हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो फास्ट हो गई, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब फास्ट हो जाएगी तो इसमें जो खाना है वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारी जो ये म्यूकोजल सेल्स है ये इनको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से, डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन की वजह से जो फीकल मैटर है बहुत ही लिक्विड की तरह निकल रहा है ना, लिक्विड की तरह फीकल मैटर डेफिकेट किया जा रहा है बॉडी के बाद। क्यों लिक्विड, क्यों ज्यादा लिक्विड फॉर्म में है वो, क्योंकि सर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन। तो ये कंडीशन है, ऐसे लूज मोशन हो रहा है। कहते हैं ड्यू टू द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, ड्यू टू एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट reduces the absorption of food, सही बात है सर, फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, and it increases the liquidity of the fecal matter, liquidity बढ़ गई, उसी बोल रहे हैं कि हमारा लूज मोशन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में डिफिकेशन ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेक्टम में जो खाना पड़ा हुआ है, जब एक प्रॉपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है तो फिर वो बॉडी के बाहर डिफिकेट किया जा रहा है, लेकिन ड्यू टू इररेगुलर बाउल मूवमेंट की वजह से फीकल मैटर जो है वो रेक्टम में ही पड़े रह जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रॉपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रही है ना, टू द इररेगुलर बाउल मूवमेंट है ना, ये डिफिकेट आउट नहीं हो पा रहा है। दिस इज द केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन है ना, ये जस्ट उल्टा है। यहाँ पर एब्नॉर्मल हाई फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा पास हो रहा है, यहाँ पर पास ही नहीं हो रहा है ड्यू टू द इररेगुलर बाउल मूवमेंट। नेक्स्ट है आपका इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब अपच बोलते हैं ना, अपच है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों अपच हो रही है, खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है ना, फीलिंग ऑफ फुलनेस। फीलिंग ऑफ फुलनेस मतलब क्या लगेगा, पेट भरा हुआ है। ऐसा कब हो रहा है, क्या क्या रीजन है इसके पीछे, तो सर ड्यू टू ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खा लिया, ठीक है, कहाँ से बचेगा। नेक्स्ट इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन। एंजाइम का सिक्रेशन ही नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, और जब एंजाइम ही प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं हो तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर, ठीक। नेक्स्ट स्पाइसी फूड, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, तो ये सब रीजन है बच्चे बिहाइंड इंडाइजेशन। बहुत छोटी सी टॉपिक है लेकिन हमेशा लगभग कई बार क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर, इंडाइजेशन के रीजन क्या क्या है, ठीक है। तो ओवर ईटिंग हो गया, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन है, स्पाइसी फूड हो गया, एंजाइटी हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो इन सब वजह से क्या हो रहा है, फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड। नेक्स्ट है वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब क्या, वोमिट करना, उल्टी करना। क्या कर रहे हैं सर, पेट का जो भी खाना बाहर निकाल दे रहे हैं ना, तो इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, माउथ से पूरा स्टमक कंटेंट बाहर आ जा रहा है। उल्टी ऐसे हो रही है सर, तो सर यहाँ पर वोमिटिंग के लिए सेंटर कहाँ पर है सर, वोमिट के लिए सेंटर होता है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में सेंटर है वोमिट सेंटर, वो जब ज्यादा ट्रिगर हो जा रहा है, उसके ट्रिगर होने की वजह से वोमिटिंग हो रही है, तो द रिफ्लेक्सेशन इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा, वोमिटिंग का। तो ऐसे सिंपल से याद रख सकते हो। जैसे बसों में आप ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग बस में ट्रैवल करते हैं तो उनको वोमिट होने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बस में जब बैठे हुए हैं तो बस हिल रही है ना, हिल रही है, तो ये बार बार उनका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तो रीजन है ना, ये बार क्या हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, बार स्टिमुलेट हो रहा है, बार स्टिमुलेट हो रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। वही लोग जब लंबे समय तक मतलब कि हमेशा ट्रैवल कर रहे हैं उन्हीं बस से, तो फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम उनकी सटल हो जा रही है, दूर हो जा रही है, ठीक। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं। सर हिल रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा बार बार उसको ट्रिगर कर रहा है, तो दैट लीड्स टू वोमिटिंग।
तो ये हमें फाइनली याद होगा कि इसका बॉन्डिंग और रिफ्लेक्स एक्स। अब यही डिस्कस कर लेते हैं बच्चे हम प्रोटीन एनर्जी मॉलन्यूट्रिशन के बारे में। तो अगर हम अपने डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ पर जो मेजर पॉपुलेशन है बच्चे, उनको उनकी जो डाइट है उस डाइट में उनको प्रॉपर अमाउंट में ना प्रोटीन मिल पा रहा है ना कैलोरी मिल पा रही है। तो ऐसे पर्सन के अंदर आपको ये प्रोटीन एनर्जी मॉलन्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस प्रोटीन एनर्जी मॉलन्यूट्रिशन की वजह से दो तरह के डिसऑर्डर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मेरास्मस एंड क्वासिओर्कर। तो जो मेरास्मस डिसऑर्डर है बच्चे, इसमें ये क्यों हो रहा है? तो मेरास्मस तब हो रहा है जब डाइट के अंदर प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही डेफिशिएंट है। जब डाइट में प्रोटीन कैलोरी दोनों डेफिशिएंट है तब ये मेरास्मस हो रहा है। और एक इसमें देखने को मिलेगा आपको उन बच्चों में जिनकी एक एज 1 साल से कम है, मतलब 1 साल से कम वाले जो बच्चे हैं उनमें आपको ये मेरास्मस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये उन बच्चों को हो रहा है जिनकी एज 1 साल से कम है और मदर के मिल्क की जगह पर बाहर से वो सप्लीमेंट दे रहे हैं और उस सप्लीमेंट में प्रोटीन और कैलोरी डेफिशिएंट है, तो उस बच्चे को ये मेरास्मस हो जाएगा। वो बच्चा कैसा दिखेगा बच्चे? जब उसके बॉडी में ना तो प्रोटीन है ना ही कैलोरी है, तो कैसा हो जाएगा? पतला सा बच्चा होगा, पतला दुबला है इसकी। तो नो एडिमा, उसकी बॉडी में कोई आपको स्वेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। एंड द स्किन इज ड्राई, स्किन कैसी हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी, विद रिंकल्स, स्किन पे रिंकल्स दिखेंगे आपको। एंड सीवियरली इमैसिएटेड मतलब बहुत ही वीक, पतला दुबला बच्चा होगा वो। तो ये कंडीशन होगी मेरास्मस की, ठीक है। बच्चा जो है सीवियरली इमैसिएटेड होगा, एकदम पतला दुबला बच्चा होगा। वही अगर क्वासिओर्कर की बात करें, ये कैसे हो रहा है? इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये उन लोगों को हो रहा है जिनके डाइट में प्रोटीन की कमी है, कैलोरी सफिशिएंट है, प्रोटीन की कमी है, ठीक है। और ये कब देखने को मिल रहा है आपको? तो ये 1 साल से बड़े बच्चों में देखने को मिल रहा है। मोर देन 1 ईयर वाले जो एज के बच्चे हैं उनमें ये क्वासिओर्कर डिजीज मिली है बच्चे, उनको हो रहा है। और कैसा वो अपीयरेंस कैसा होगा, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा उस बच्चे का? तो इन दिस एक्सटेंसिव एडिमा, है ना, एंड इस एक्सटेंसिव एडिमा मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी बॉडी में, स्वेलिंग ऑन द स्किन, स्किन पे स्वेलिंग मिलेगी, है ना। पतला हाथ पैर जो होंगे उसके थोड़े पतले होंगे, लेकिन बैली जो है बाहर निकली रहेगी, है, पेट निकला हुआ रहेगा ऐसा। और ये जो मेरास्मस वाली कंडीशन है, इसमें बच्चा पूरी तरह से ओवरऑल पूरा पतला दुबला बच्चा होगा, सीवियरली वीक, एकदम वीक पतला दुबला बच्चा मिलेगा आपको, ठीक। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, मेरास्मस जो है 1 साल से कम में हो रहा है या फिर 1 साल से ज्यादा में हो रहा है? मेरास्मस के अंदर प्रोटीन का डेफिशिएंसी या फिर कैलोरी की डेफिशिएंसी या फिर दोनों की डेफिशिएंसी, ऐसे पूछा जाएगा आपसे। तो एम और के, एम जो है अल्फाबेटिकली बाद में आ रहा है, मतलब बड़ा है मतलब दोनों चीजें, इसमें दोनों चीजों की दिक्कत है, बड़ी दिक्कत से दोनों की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन कैलोरी दोनों नहीं है। किसमें हो रहा है? तो सर जो बड़ी दिक्कत है वो छोटे लोगों में हो रही है, ठीक है। बड़ी दिक्कत किसमें, किसको अफेक्ट करी जाती है? छोटे लोगों, मतलब 1 साल से कम वाले में, ऐसे करके याद रख लेना आप, ठीक है। क्वासिओर्कर की बात करें, कम है मतलब कि छोटा है ना, से पहले आ रहा है, तो इसके अंदर केवल प्रोटीन की दिक्कत है, ठीक है। ये छोटी वाली दिक्कत किसको हो रही है? केवल प्रोटीन वाली किसको हो रही है? ये ज्यादा बड़ी एज वालों को हो रहा है, मतलब कि 1 साल से ज्यादा वाले, ऐसे करके याद रख लेना आप, ठीक है। या फिर वो तुम्हें पता ही है सर मेरास्मस में दोनों चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, तो दोनों चीज की डेफिशिएंसी कब हो गया? यानी लड़का बहुत छोटा है, मदर की मिल्क पे पूरा डिपेंडेंट था, मदर मिल्क नहीं मिल पा रहा है, तो उसके अंदर सारी चीज की दिक्कत आ रही है, फिर ऐसे करके आपको याद रह सकता है। तो कैसे भी करें, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि मेरास्मस में दोनों चीजों की डेफिशिएंसी हो रही है, 1 साल से कम के बच्चों को हो रहा है, और इसके अंदर केवल क्वासिओर्कर में केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी दिखेगी आपको, और वो 1 साल से ज्यादा के बच्चों को हो रहा है। एक और डिसऑर्डर देख लेते हैं बच्चे यहाँ पर, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये जनरली बूढ़े लोगों में देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है उनके अंदर सर? लैक्टेज एंजाइम का जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो गया सर, लैक्टेज एंजाइम का सिक्रीशन इनहिबिट हो गया, जिसकी वजह से मिल्क प्रोटीन जो लैक्टोज है, लैक्टोज मिल्क प्रोटीन, उसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और मिल्क प्रोटीन लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये बूढ़े लोग जब मिल्क पी रहे हैं, दूध ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है सर? उसकी वजह से उन्हें फ्लैटुलेंस, इंटेस्टाइनल क्रैम्प, डायरिया, ये सारी चीजें दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए? उनको एडवाइस किया जाता है कि वो मिल्क की जगह पर कर्ड कंज्यूम करें, है ना, दूध की जगह दही खाएं। कर्ड इज